आप सभी बच्चों का नंदीश्वर विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज आप पढ़ेंगे वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार की गति। अभी तक हमारे टॉपिक कौन से हो गए हैं? वृत्तीय सड़क पर कार की गति और दूसरा हो गया है बनती सड़क पर कार की गति। इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि कोई एक साइकिल सवार है। क्या है आपका? एक साइकिल सवार है, तो वो क्या कर रहा है? वृत्तीय मोड़ पर गति कर रहा है। जैसे कि आप कभी सड़क पर जाते हैं या चलते हैं तो उस समय क्या देखते हैं आप कि आप जब मोड़ पर आते हैं तो थोड़ा सा साइकिल को झुका लेते हैं। क्यों झुका लेते हैं? ताकि आप अच्छे से गति करें। अगर आप नहीं झुकाएंगे तो क्या करेंगे? सीधे मोड़ के थ्रू आप सीधा रोड से नीचे उतर जाएंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि माना कोई साइकिल सवार है। क्या है? माना कोई साइकिल सवार है और उसका साइकिल सहित द्रव्यमान कितना है? स्मॉल एम है। उसका साइकिल सहित द्रव्यमान कितना है? स्मॉल एम है। और तब उस पर क्या लगेगा? नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण भी लगता है, तो उसका भार कितना हो जाएगा? टोटल mg हो जाएगा। और वो कहाँ लगेगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। फिर देखते हैं कि वह r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर गति कर रहा है, तब उसको गति करते समय कौन संभालेगा? उसका अभिलंब प्रतिक्रिया का बल। क्या कौन संभालेगा? उसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल संभालता है। तो वह क्या लगेगा? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है। अब गति करके तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है इसको अपन दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। कितने घटकों में? दो वियोजित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यह स्लोप बनाता है। क्या बनाता है? स्लोप। जब स्लोप बनाएगा तो यहाँ पर दो घटकों में वियोजित हो जाता है। ऊर्ध्वाधर घटक r cos थीटा और क्षैतिज दिशा में घटक r sin थीटा। देखिए आपको ये लिखा है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक r cos थीटा ऊपर की ओर और क्षैतिज घटक r sin थीटा क्षैतिज दिशा में। अब देखिए इनका कारण क्या है? चित्र से ही आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। देखिए r sin थीटा क्या मिल रहा है? अभी केंद्रीय बल मिल रहा है, केंद्र की ओर, त्रिज्यीय अंदर की ओर मिल रहा है। कहां पर? त्रिज्यीय अंदर की ओर। तो ये देखिए आप मोड़ की तरफ झुके तो यहाँ पर त्रिज्यीय अंदर की ओर mv²/r अभी केंद्रीय बल मिल रहा है। और इसको कौन संतुलित कर रहा है? अभिलंब प्रतिक्रिया का घटक r sin थीटा। तो आप क्या देखते हैं? mg बराबर r cos थीटा, दोनों संतुलित कर रहे हैं एक दूसरे को। दूसरी चीज देखिए यहाँ पर ये अपना r sin थीटा mv²/r, ये वाला जो घटक है ना r sin थीटा mv²/r मैंने दूसरे समीकरण में दिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि उसका भार कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। उसको कौन संतुलित कर रहा है? r cos थीटा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल का दूसरा घटक इसको संतुलित करता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या माना? इसको माना समीकरण 1 और इसको माना समीकरण 2। अपन क्या करेंगे? टेंजेंट बनाएंगे। यही कारण है कि अपन समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं, नहीं तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भी भाग दे सकते थे। टेंजेंट क्या बताता है? टेंजेंट अपनी स्लोप को दर्शाता है। और आपने स्लोप का समीकरण तो पढ़ा ही होगा, y बराबर mx² प्लस c। ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिया तो r sin थीटा बटे r cos थीटा mv²/r बटे mg। देखो बटे का जो बटे में होता है, देखो ये वाला जो पद होगा जो बटे में, वो नीचे जाकर के बटे में गुणा हो जाएगा। m से m ऊपर रहेगा तो m से m कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया। sin थीटा बटे cos थीटा का मतलब होता है tan थीटा। तो अपना क्या निकला? v²/rg। हमें क्या निकालना है? कोण निकालना है। क्या निकालना है? कोण। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan को यहां भेज देते हैं तो tan इनवर्स v/rg आ जाएगा। अपना यहां पर क्या आ जाएगा? v²/rg। सॉरी मैं यहां पर स्क्वायर लगाना भूल गया था। फिर अब यह जो बात किसको निर्धारित करती है? यह बात अपने दो मुख्य बिंदुओं को निर्धारित करती है। आप इसी को देख करके बता सकते हैं। देखिए ये स्क्वायर बता रहा है। जब भी आप वृत्तीय मोड़ पर कोई साइकिल सवार या कोई भी मोटरसाइकिल वाला गति करे तो उसको विरुद्ध वेग से आगे बढ़ना चाहिए, उसको अपना वेग कम कर लेना चाहिए। और उसको क्या ना त्रिज्या कैसे लेनी चाहिए? अधिकतम लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? अधिकतम लेनी चाहिए। और अधिकतम एंगल से, और मोड़ को अगर ज्यादातर अगर अधिकतम स्पीड चाहिए तो 45 डिग्री के एंगल से मुड़े। ठीक है। और थोड़ी कम धीमी चाहिए हो, कम त्रिज्या पर मुड़ रहे हैं तो ज्यादा एंगल ना बनाएं। ज्यादा एंगल बनाएंगे तो आप वृत्त के स्पर्श रेखा की दिशा में जाकर के गिर जाएंगे। तो यहाँ पर होता है वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार की गति। अब नेक्स्ट बात क्या होती है आपकी? अब हम बात करते हैं अब केंद्र बल। अब केंद्र बल की आपने बहुत से उदाहरण देखे। अब केंद्र बल किसे कहते हैं पहले ये देखते हैं। तो कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप वृत्तीय गति कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर की ओर केंद्र की ओर खिंचे हुए जा रहे हैं,
अंदर की ओर गिर रहा है, जिसकी वृत्तीय मोड़ पर आपने मोटरसाइकिल पर बैठे हो और एकदम मुड़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपको कोई खींच रहा है साइड की ओर। तो ये क्या है, एक आभासी बल है, एक छदम बल है, जिसको क्या कहते हैं अपन, अपकेंद्र बल कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारी अगर हम डेफिनेशन के रूप में इसको कह दें तो हम क्या कहेंगे कि वह जब कभी हम वृत्तीय मोड़ पर गति करते हैं तो हमें केंद्र की ओर खिंचाव के रूप में एक बल लगता हुआ प्रतीत क्या होता है, जिसे हम अपकेंद्र बल कहते हैं। उदाहरण के रूप में अपन दही में से मक्खन अलग करते हैं, क्या करते हैं, दही में से मक्खन अलग करते हैं, तो अपकेंद्र बल के कारण ही जो मक्खन के कण है, जो नैनू होता है आपका, वो क्या होता है, दही में से छिटक करके ऊपर आ जाता है, छिटक के ऊपर की ओर आ जाता है, घी भी निकल आता है। ज्यादा पथेंगे तो उसमें से फिर घी निकलने लगेगा, ठीक है। और दूसरा, साइकिल सवार पर जो गति बल लगता है वो भी अपकेंद्र बल होता है, ठीक है। और जैसे कि अगर आप घूमती हुई मेज पर खड़े हुए तो आपको ऐसा लगता है कि आप दिख रहे हैं, मगर वाकई में वो आभासी बल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके आभासी बल के रूप में है। और आज आपका चैप्टर जो है नंबर 5 वो समाप्त होता है। इसके पश्चात हम पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 6। तो अध्याय नंबर 6 आपका जो होगा, इसको पॉज कर लो बेटा, आप लोगों का अब स्टार्ट होने वाला है अध्याय 6 यानी कि चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कार्य से संबंधित अध्याय है। इसके अंतर्गत आपका रहेगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अपन 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कार्य किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं। देखिए, अगर जैसे कि अब आपके माँ बाप ने आपको बाजार भेजा और आप सामान लेने गए तो आपने क्या किया, कार्य किया, ठीक है। जब आप कार्य करेंगे तो उसमें बल लगेगा। जैसे कि आपके पिताजी ने कहा, बेटा ये मेरे कपड़े उठा करके आप हैंगर पर डाल दें, तो आपने उस समय विस्थापन भी किया और बल भी लगाया, तो क्या हो गया, आपने कार्य किया। जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं, आप किसी ना किसी समय कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य आपका क्या है। तो टॉपिक नंबर अपना पहला ये रहेगा, कार्य। तो बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी, किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर अपना क्या हो जाएगा, बल बड़े विस्थापन। ये अभी परिमाण रूप में है, क्या है आपका, परिमाण रूप में है। अगर आपको इसको सदिश रूप में लेते हैं या सॉरी कार्य एक अदिश राशि है, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, एफडी लेंगे, ठीक है। तो कार्य एक अदिश राशि है और 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, 2 सदिशों के गुणनफल से हमें प्राप्त होती है कार्य, और यह एक अदिश राशि है। तो कार्य बराबर हो जाएगा बल बड़े विस्थापन। अब देखिए, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और विस्थापन को अपन किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो देखिए, हमने न्यूटन का विमीय सूत्र क्या पढ़ा है, mnt इनवर्स स्क्वायर, और दूसरा मीटर का क्या पढ़ा है, एल पढ़ा है। मीटर को किससे दर्शाएंगे, एल यानी कि लेंथ में दर्शाएंगे। तो अब आप देखते हैं, जो यहाँ पर एक घात तो यहाँ पर एक घात, आधार समान होने पर घातें मिल जाती हैं, तो ml स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कार्य के प्रकार। क्या आता है, कार्य के प्रकार। कार्य कितने प्रकार के होते हैं भैया, कार्य 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य होता है और शून्य कार्य होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धनात्मक कार्य किसे कहते हैं। यदि जब कोई वस्तु किसी पर लगने वाला विस्थापन, जब यदि कोई वस्तु पर अपन कार्य कर रहे हैं और उस पर लगने वाला विस्थापन, उस पर लगने वाले बल और विस्थापन में बनने वाला कोण अगर न्यून कोण है, कैसा कोण है, न्यून कोण है या 0 डिग्री कोण है, तो किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक कार्य कहलाता है। तो इसका न्यूनतम मान कितना होता है, cos थीटा का न्यूनतम मान 0 डिग्री होता है। तो अपन क्या लेते हैं कि W बराबर क्या है, cos थीटा में cos 0 मान लेते हैं। cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, अधिकतम कार्य प्राप्त हुआ, W बराबर FD प्राप्त हो गया। अब इसके लिए उदाहरण लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति है और वह कुएं से क्या कर रहा है, पानी से भरी बाल्टी खींच रहा है, तो बाल्टी और व्यक्ति के बीच क्या बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। कैसा बन रहा है, न्यून कोण, अधिक कोण नहीं बन रहा है, ठीक है। और 90 डिग्री एंगल भी कोण नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, न्यून कोण बन रहा है और वह बाल्टी को खींचता है, तो क्या होगा, बल की दिशा में विस्थापन होगा।
आप बाल्टी को इस प्रकार से खींच रहे हैं ऊपर की ओर, यानी कि बल कहाँ लगा रहे हैं, अपनी ओर लगा रहे हैं, और बाल्टी खींच के ऊपर की ओर आ रही है, तो विस्थापन कैसा होगा, आपकी दिशा में हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको कार्य प्राप्त हुआ, और कैसा कार्य प्राप्त हुआ, धनात्मक कार्य हुआ। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन, ऋणात्मक कार्य, इसी एग्जांपल के थ्रू लेंगे, देखना आप। बल, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसकी विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उसके बनने वाला कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। तो इस प्रकार किया गया कार्य जो होता है वह कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो सबसे ज्यादा अधिकतम कोण कितना होता है, 180 डिग्री एंगल होता है। लेने को तो आप कितना भी ले लो, मगर जो आपके मान होते हैं वो किसी भी चीज के लिए लिए -1 से +1 के बीच में दोलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या होती है, cos 180 डिग्री लेती है, तो cos 180 का मान कितना होता है आपका, -1 होता है। कितना होता है, -1। तो यहाँ पर आप -1 रखेंगे तो W बराबर -1। अब इसको अपन समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप कुएं से बाल्टी खींच रहे थे, चलो ठीक है आपने खींची, मैंने माना, आपकी तरफ बल भी लग रहा था, ये भी मैंने माना, मगर क्या हुआ, दुर्भाग्य से वो रस्सी टूट गई, दुर्भाग्य से वो रस्सी टूट गई। अब क्या हुआ, बल तो आप अपनी तरफ लगा रहे थे, मगर रस्सी टूटने के कारण जो बाल्टी थी वो नीचे की ओर भी बल लगा रही थी, बाल्टी जो थी वो नीचे की ओर भी बल लगा रही थी, रस्सी टूटी, बाल्टी गिरी, तो वो कैसी जाएगी, 180 डिग्री के एंगल से नीचे जाएगी। तो यहाँ पर किया गया था, जरूरी नहीं है 180 के से ही जाए, आपका 90 डिग्री से अधिक मान हो जाना चाहिए, यानी कि 110 का भी बन जाए, 135 डिग्री का एंगल भी बन जाए, मगर बना कैसा, अधिक कोण बना कि नहीं बना। तो इस स्थिति में आपको कार्य प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, आपको तो उल्टी बाल्टी डूब गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका ऋणात्मक कार्य हुआ। अब देखते हैं दूसरी अपन टॉपिक पर बात कर रहे थे, शून्य कार्य किसे कहते हैं। बल, और यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल और विस्थापन की दिशा कैसी हो, लंबवत हो, तो इन दोनों के मध्य लगने के मध्य होने वाला जो कार्य होगा वह शून्य कार्य होगा। कैसे होगा, देखिए cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है cos 90 का मान, ये अधिकतम होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर कोई कोताही नहीं चलेगी भाई। बल और विस्थापन के मध्य लगे बल क्या होना चाहिए, आपका कोण कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे कि आपने एक पत्थर पर बल लगाया, पत्थर अपनी तरीके से नहीं हटा, उसमें विस्थापन नहीं हुआ, तो क्या कार्य माना जाएगा, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया। इसके पश्चात दूसरी बात क्या होती है कि चलो हम अब दूसरा लेते हैं एक और उदाहरण। आपने क्या किया, आपके पिताजी ने आपसे कहा कि भैया ये कपड़े उठा लो। अब आप देखिए क्या किया कि आपने कपड़े भगोने में भर करके अपनी मूड़ी पर रख लिए, बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की लग रहा है भैया, मगर आप लेके कहीं नहीं गए, तो विस्थापन उठा के नीचे रख दिया, तो क्या किया, आपका विस्थापन 0 हो गया कि नहीं, बनने वाला 90 डिग्री जो था वो भी 0 हो गया कि नहीं, तो आपका कार्य क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो आज आपने कार्य तथा कार्य के प्रकार के बारे में पढ़ा, इसके बारे में और आगे स्टडी करना आगे का चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा।